क्या आप दिल्ली से केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा रूट बेस्ट होगा, कितना खर्चा आएगा या कैसे प्लानिंग करें? तो बस ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दूंगा दिल्ली से केदारनाथ तक का पूरा रोड मैप, रूट, बजट और डे वाइज प्लान, सब कुछ एक ही जगह। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अगर आप इस साल दिल्ली से केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने दिल्ली से पूरा केदारनाथ तक जो भी बीच बीच में जगहें पड़ेंगी, जो भी फेमस जगह हैं, जो भी आपको ऑप्शंस लेने हैं ट्रांसपोर्ट के, हर चीज के बारे में एक डिटेल जानकारी दूंगा, ताकि अगर आप इस बार यात्रा करें तो आपकी इसमें हेल्प हो सके। मैंने इस पूरे वीडियो को 5 पॉइंट्स में समराइज किया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये जो आप ट्रेवल करेंगे ये आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप बस या ट्रेन से आइए या फ्लाइट से आइए और ऋषिकेश तक पहुंचिए। ऋषिकेश के बाद सीधे आप सोनप्रयाग तक जाइए। सोनप्रयाग तक आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगी, क्योंकि 4 धाम जब रूट चलता है ना, यात्रा चल रही इस समय, तो हर सुबह के टाइम में हर आधे एक घंटे में आपको बस टैक्सी मिलेगी, इजिली मिलेगी। तो एक ये चीज फॉलो कर सकते हैं आप। दूसरा चीज ये है कि अगर आप मान लीजिए पूरी यात्रा अपनी कार से करना चाहते हैं या प्राइवेट टैक्सी हायर करके पूरी करना चाहते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके लिए आपको दिल्ली से ऋषिकेश तक आना है, उसके बाद आप अपनी कार से सीधे सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। रोड्स जो है 4 धाम रूट की वेल मेंटेन्ड है, अच्छी रोड बनी हुई है। बस आपको ड्राइविंग पहाड़ों में आनी चाहिए। एक ये काम कर सकते हैं आप। टैक्सी अगर आप हायर कर रहे हैं तो आप हरिद्वार में टैक्सी हायर करिए और वो आपको पूरा केदारनाथ धाम यानी सोनप्रयाग तक ले जाके आपको वापस पूरा ट्रिप करवा के ले आएगी। एक ये ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप मान लीजिए हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं, तो हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको जो वेबसाइट ही मैं दे रहा हूँ उसमें आपको जाना होगा और यहाँ से आप बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर का। कुछ प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स आपको देहरादून से भी डायरेक्ट करवाते हैं केदारनाथ धाम तक। तो ये 3 तरीके के ऑप्शन हैं। आप अपना ऑप्शन चूज करिए, अपने दिन चूज करिए कि कितने डेज की यात्रा प्लान कर रहे हैं, उस हिसाब से यात्रा करिए। अगर कम दिन है आपके पास, 3 से 4 या 5 दिन है, तो डायरेक्ट केदारनाथ धाम जाके सोनप्रयाग जाके वापस आ जाइए। मैं आपको डे वाइज आइटनरी बताने वाला हूँ। 5 से 6 दिन अगर आपके पास हैं तो आपके लिए प्लान बेस्ट रहेगा, और अगर ज्यादा टाइम है तो भी ये प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए करना क्या है आपको। डे 1 में जब आप दिल्ली से चलेंगे तो दिल्ली से जब भी चलें आपको सबसे पहले हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचना है। अब डे 1 में सबसे पहले कोशिश करिए कि आप हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे, चाहे अपनी गाड़ी से जाएं, चाहे आप ट्रेन या बस किसी से भी आएँ। 4.5 से 5 घंटे लगते हैं, मैंने बताया आपको। या फिर अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो फिर आपका समय बचेगा और आप उतरेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, वहां से आप ऋषिकेश आ सकते हैं। तो ये आप करिए डे 1 में। अब डे 1 में आने के बाद हरिद्वार या ऋषिकेश में रेस्ट करिए, एक दिन रुकिए वहाँ आसपास। हरिद्वार में हर की पौड़ी जाइए, ऋषिकेश में आसपास घाट देखिए, लक्ष्मण झूला वगैरह देखिए, आश्रम देखिए। उसके बाद क्या करना है, डे 2 आपको सीधे निकल जाइए ऋषिकेश से सोनप्रयाग। लंबा सफर है, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये करीब 240 किलोमीटर का रास्ता है। 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। ये आपको तब करना है जब आपके पास मान लीजिए 4 दिन का समय या 5 दिन का समय है, तो आप सीधे ऋषिकेश से सोनप्रयाग निकल जाइए। आप रास्ते में जाएंगे तो रास्ते में कई फेमस जगह आएंगी, जैसे देवप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग आएगा, गुप्त काशी आएगा, बीच में धारी देवी मंदिर आएगा। तो ये सब जगह फेमस जगह आएंगी, इनको रुक रुक के दर्शन करके भी आप इसको यात्रा को कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ज़्यादा टाइम है, 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम है, तो फिर इन जगहों पे बीच बीच में रुक के एक एक दिन भी बिताया जा सकता है। ये भी आप कर सकते हैं। तो सोनप्रयाग उसी दिन पहुंच जाइए। 8 से 10 घंटे लगेंगे। रोड अच्छी बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सोनप्रयाग में टैक्सी स्टैंड भी है, कार का पार्किंग पूरा बना हुआ है। 2-2 3-3 पार्किंग बड़ी बड़ी बनी है, लेकिन फिर भी वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा रहता है, क्योंकि लास्ट पॉइंट है। उसके आगे फिर उनकी ही शेयरिंग टैक्सी जाती है, आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। तो सोनप्रयाग तक आप दूसरे दिन पहुंचने की कोशिश करिए। जल्दी पहुंच जाएंगे शाम तक तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा रात मत करिएगा। अंधेरा होने से पहले आप सोनप्रयाग पहुंच जाइए। रास्ते में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देवप्रयाग जगह मिलेगी आपको देखने को, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। बहुत खूबसूरत जगह है, और वहीं से गंगा नदी जानी जाती है। जब देवप्रयाग के आगे बढ़ेंगे तो रुद्रप्रयाग पड़ेगा। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम से आती है और मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम से आती है। यहीं से 2 रूट कटे हुए हैं, एक केदारनाथ धाम निकल जाता है, एक बद्रीनाथ धाम निकल जाता है। रुद्रप्रयाग के आप आगे बढ़ेंगे तो गुप्त काशी आएगा, जिसको बोला जाता है गुप्त काशी, यानी काशी
और एक गुप्त काशी। तो ये गुप्त काशी है, यहाँ एक मंदिर है विश्वनाथ जी का, दर्शन करिएगा फिर आप आगे जाइएगा। तो ये करके आप सीधे सोनप्रयाग पहुंचेंगे। कुछ लोग जैसे जिनको हेलीकॉप्टर वगैरह लेना होता है, तो गुप्त काशी के जैसे आप सोनप्रयाग की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बीच में एक जगह आती है फाटा, वहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी मिलेंगी आपको। गुप्त काशी से भी है, फाटा से भी है और सिरसी से भी है, 3 जगह से हेलीकॉप्टर सर्विस ऑपरेट होती हैं। तो आप फाटा से लेना चाहें तो गुप्त काशी के आगे बढ़ेंगे तो फाटा आएगा। उसके बाद सोनप्रयाग पहुंचिए, टाइम हो जाएगा, रात हो जाएगी, अब सोनप्रयाग में सेकेंड डे स्टे करिए। अब आएगा डे थर्ड। डे थर्ड में करिए कि सोनप्रयाग से आप मॉर्निंग में 4 बजे निकल जाइए सीधे गौरीकुंड के लिए। शेयरिंग टैक्सी के लिए लाइन लगती है, लाइन में लगी है शेयरिंग टैक्सी की, टैक्सी लीजिए और सीधे गौरीकुंड पहुंचिए। 5 किलोमीटर दूर है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड में माँ गौरी का मंदिर है, एक गर्म जल का कुंड है, वहाँ स्नान करिए। उसके बाद सीधे निकल जाइए केदारनाथ धाम यात्रा की ट्रैकिंग पे। तो 16 से 17 किलोमीटर की लंबी ट्रैकिंग है, पहाड़ों की चढ़ाई है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, या फिर आप पोनी ले सकते हैं, खच्चर ले सकते हैं, वहाँ गौरीकुंड में आपको मिलेगा। पालकी ले सकते हैं, डोली ले सकते हैं, सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। हेलीकॉप्टर वाला जो मैंने बताया ऑप्शन ना, वो आपको फाटा से मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। आप पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि लंबी ट्रैकिंग है। एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप ऋषिकेश से डायरेक्ट सोनप्रयाग पहुंच गए हैं, बीच में रुक रुक के नहीं यात्रा कर रहे हैं। अगर रुक के करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप चढ़ाई कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो आपको रुक रुक के ही ये ट्रैक करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और ऊपर जब आप जाएंगे केदारनाथ मंदिर तो बहुत ठंड होगी, तो कुछ कपड़े उलन्स कैरी करने चाहिए। एक चीज़ और, सोनप्रयाग से जब आप चलेंगे तो आपको जो ज़्यादा सामान आपके पास अगर है तो वो वहीं क्लॉक रूम बने हैं, वहाँ जमा करा दीजिए। और उसके बाद एक लाइट वेट बैग लीजिए, इसमें कम कपड़े हों, इसेंशियल चीज़ें हों, और उसके बाद फिर ट्रैकिंग करिए। तो सोनप्रयाग से आप ट्रैकिंग करेंगे, गौरीकुंड पहुंचेंगे, गौरीकुंड से फिर आप जो मेन ट्रैकिंग केदारनाथ धाम वाली है वो करेंगे। तो पहुंचने में आपको 6 से 7 8 घंटे भी लगेंगे ट्रैकिंग करने में। तो आप शाम को 5-6 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच पाएंगे। अब आपको करना क्या है कि वहाँ पर जाइए, क्या खूबसूरत नज़ारे सबसे पहले वहाँ के देखिए। उसके बाद वहाँ पर स्टे करिए 1 दिन के लिए, करना ही पड़ेगा क्योंकि उस दिन आप लौट के नहीं आ पाएंगे। दर्शन करिए, मॉर्निंग में फिर दर्शन करिए केदारनाथ मंदिर में। आसपास कुछ और फेमस जगह जैसे भैरव टेम्पल, पीछे शंकराचार्य जी का मूर्ति है, वो देखिए। सब दर्शन करने के बाद फिर आप डे 4 में रिटर्न करिए सोनप्रयाग के लिए। जल्दी जल्दी मीन्स मॉर्निंग में 9 बजे तक आप वहाँ से लौट लीजिए केदारनाथ धाम से। सोनप्रयाग आप दोपहर में 2-3 बजे तक पहुँच पाएंगे। और क्या करिए, जब सोनप्रयाग आप पहुँच जाइए 3 बजे तक, तो उसके बाद किसी भी तरीके से, चाहे आपके पास पर्सनल गाड़ी हो, चाहे आपको शेयरिंग टैक्सी से जाना हो, आप गुप्त काशी पहुंचने की कोशिश करिए और गुप्त काशी में ही डे 4 में स्टे करिए। तो डे 4 में जब आप स्टे गुप्त काशी में कर लेंगे, अब आएगा डे 5। डे 5 में आपको रिटर्न करना है गुप्त काशी से सीधे ऋषिकेश के लिए। तो ये 5 दिनों का प्लान, जैसे मैंने बताया कि 5 दिन अगर आपके पास है, 4 से 5 दिन, तो ये बेस्ट तरीका है केदारनाथ यात्रा करने का। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ज़्यादा समय है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप देवप्रयाग भी रुक सकते हैं, आप रुद्रप्रयाग भी रुक सकते हैं, आप गुप्त काशी भी 1 दिन रुक सकते हैं। आपका मन है तो आप केदारनाथ धाम से जब लौटें सोनप्रयाग से गुप्त काशी होते हुए, तो तुंगनाथ यात्रा कर सकते हैं, मध्य महेश्वर यात्रा कर सकते हैं, और भी जैसे पंच केदार की यात्राएं होती हैं वो कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं, जो डायरेक्ट रूट गया है चोपता होते हुए। कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 से 5 दिन है, तो ये 5 दिनों का, 4 से 5 दिनों का जो प्लान है इसको फॉलो करिए। तो आप जब डे 5 में निकलेंगे तो ऋषिकेश आ जाइए। उसके बाद फिर आपकी जो दिल्ली के लिए ट्रेन हो, बस हो, उससे आप जा सकते हैं। अब मैं अपने थर्ड ऑप्शन पे आता हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि आप खुद की गाड़ी से, प्राइवेट टैक्सी से, या बस से, या ट्रेन से। ट्रेन से तो आप ऋषिकेश तक ही आ पाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। बस से आप सोनप्रयाग तक जा सकते हैं, लेकिन बसें मॉर्निंग में चलती हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए जाती हैं ज़्यादातर बसें, क्योंकि लंबा सफ़र है। प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी भी वहाँ पे चलती रहती हैं, हर आधे 1 घंटे में आपको मिल जाएगी। लेकिन कोशिश ये करिएगा मॉर्निंग में निकलिएगा कि रात होने से पहले आप सोनप्रयाग पहुँच जाएँ।
ट्रेन के लिए एक चीज़ बता दूं कि अभी तो फिलहाल ऋषिकेश तक ट्रेन जा रही है, कुछ समय बाद ट्रेन कर्णप्रयाग तक भी जाएगी, क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो ट्रेन प्रोजेक्ट है उसका काम चल रहा है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आना है, उसके बाद फिर आपको ऋषिकेश आना है। तो ये चीज़ आप फॉलो करिए। दूसरी चीज़, गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वहाँ पर जो शेयरिंग टैक्सी चलती है उसको लीजिए, या फिर आप पैदल ट्रैक कर लीजिए 5 किलोमीटर का। मेरी एडवाइस यही है कि आप टैक्सी लीजिएगा, पैदल ट्रैक मत करिएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर ट्रैक करेंगे उसके बाद फिर आपको 16 किलोमीटर और करना है, तो बहुत लंबा हो जाएगा ट्रैक। तो आप शेयरिंग टैक्सी ही लीजिए, भले ही आपको लाइन में लगना पड़े। तीसरा ऑप्शन ये है कि वहाँ पर पालकी, डोली और ये सब जो होता है, ये सब चीज़ चलती रहती हैं, आपको गौरीकुंड से ईजिली मिल जाएगी, आपको रास्ते में मिलती जाएगी। आप ये सब भी करके अगर आपको दिक्कत है तो वहाँ तक चार धाम में केदारनाथ धाम तक आप पहुँच सकते हैं। और रही बात हेलीकॉप्टर की, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा, जो आपको सीधे केदारनाथ धाम तक ले जाएगा। अब मैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे आता हूँ। मैं बजट बताने वाला हूँ आपको टोटल, कि कहाँ कितना कितना खर्चा आपका हो सकता है। देखिए, बजट की बात करें अगर, तो सबसे मेन जो खर्चा आता है बजट में, वो सबसे पहले आता है ट्रैवलिंग का। जैसे एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना है, तो ये मान के चलिए कि अगर आप दिल्ली से ऋषिकेश और ऋषिकेश से दिल्ली वापस जा रहे हैं, तो उसका एस्टिमेट खर्चा मान के चलिए कि 2500 से लेके 4000 रुपये तक उसमें खर्चा हो जाएगा, चाहे आप ट्रेन से आएँ, चाहे आप बस से आएँ। एक ट्रैवल का खर्चा ये आने और जाने का, दिल्ली से आना और दिल्ली पहुंचना, ठीक। उसके बाद जो यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट आप लेते हैं, तो लोकल ट्रांसपोर्ट में आपका खर्चा करीब हो जाएगा ऑन एन एस्टिमेट 2000 से लेके 2500 रुपये। जैसे आप मान लीजिए हरिद्वार से या ऋषिकेश से बस लेते हैं या टैक्सी लेते हैं सोनप्रयाग तक जाने के लिए और वापस आने के लिए, तो इतना खर्चा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है स्टे का, रुकने का। तो 3 से 4 या 5 दिन रुक रहे हैं तो आपका खर्चा 3000 से लेके 4500 रुपये तक हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ अगर आप बजट टू मिड रेंज ट्रैवल कर रहे हैं। तो लग्जरी ट्रैवल की बात फिर अलग होगी। फूड की बात करें तो खाने का खर्चा जो हो सकता है ऑन एन एवरेज, वो 1500 से लेके 2000 रुपये तक आपका हो जाएगा 3 से 4 दिनों का। और मिसलेनियस जो खर्चे होते हैं, मिसलेनियस खर्चे में 500 से 1000 रुपये तक मिसलेनियस खर्चा हो जाएगा। तो टोटल जो खर्चा होगा आपका, एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये मान के चलिए 9500 से लेके, यानी 9500 से लेके 14000 तक। ये मान के चलिए इसका भी अगर एवरेज निकाल लें तो 11 से 12 हजार रुपये आपका इस ट्रिप में इजिली खर्चा हो जाएगा। बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको इतना लेके चलना ही पड़ेगा। अब मैं अपने लास्ट यानी फिफ्थ पॉइंट पे आता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और रिकमेंडेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, ट्रैक के लिए अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ट्रैक 16 किलोमीटर लगता है आसान है, लेकिन बहुत लंबा ट्रैक है। और पहाड़ों में 16 किलोमीटर ये मान के चलिए कि 25 किलोमीटर के जैसा लगता है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है। तो उसके लिए अपनी बॉडी को फिट रखिए, पहले से प्रिपेयर रहिए, ट्रैक के लिए कुछ प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज़, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ई पास आपके पास होना चाहिए। पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये वेबसाइट है, इस पर जाइए, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, पास लीजिए, फिर वहाँ जाइए। ऑफलाइन कराएंगे, वहाँ लाइन रहती है, तो आपके 3 से 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे वहाँ लाइन में लग के। तीसरी चीज़, अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करिए। डायरेक्ट ट्रेवल करने से बचिए, बीच में रुक रुक के अपनी बॉडी को एडजस्ट करिए नेचर के हिसाब से। उसके बाद फिर धीमे धीमे स्लो पेस में ट्रैकिंग करिए। फोर्थ चीज़ कि बेस्ट टाइम क्या हो सकता है केदारनाथ यात्रा के लिए। देखिए, मई जून तो होता ही है अच्छा टाइम, लेकिन इसमें भीड़ बहुत रहती है समर वेकेशन की वजह से, और 4 धाम यात्रा स्टार्ट होती है इस वजह से भीड़ बहुत रहती है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है सितंबर अक्टूबर, क्योंकि जून और जुलाई अगस्त ये सब में बारिश होने लगती है। तो सबसे बेस्ट टाइम सितंबर अक्टूबर ही है। आपको कैरी क्या क्या करना है, लास्ट पॉइंट ये है। आईडी प्रूफ आपके पास जरूर होना चाहिए। वूलन्स कपड़े लाइट रखिएगा, लेकिन आपके पास होने चाहिए। जब आप केदारनाथ धाम में ऊपर जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है। अम्ब्रेला, रेनकोट, ये तो आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। साथ ही आपके पास एक पावर बैंक भी होना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स और रिकमेंडेशन आपको हैं अगर आप ये इस साल यात्रा करने जा रहे हैं केदारनाथ धाम की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।